नेक्स्ट आपका चैप्टर है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। और इसमें से आपके जो है SCQs MCQs वगैरह आते होते हैं। सबसे पहले ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। एज अगर कम है, एज अगर ज़्यादा है, दोनों केसेस में जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं। पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया और ऑर्गेनिज्म की वेरिलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, इसके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्यूडोमोनास हो गया और स्टेफ ओरियस वगैरह इसके अंदर होगी। ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो करवाते होते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि इसमें कुछ होते हैं जो एक्यूट करवाते होते हैं, कुछ होते हैं जो कि क्रोनिक करवाते हैं। सपोज करने की हम बात करते हैं कि एक्यूट की अगर हम बात करें कि एक्यूट में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने याद रखना है SHMS शम्स, ठीक है। ऐसे है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिर मोरक्सेला और फिर स्टेफ ओरियस, ये सारे एक्यूट करवाते हैं। अगर हम बात करें क्रोनिक की कि क्रोनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन से इन्वॉल्व होते हैं जो कि लंबे अरसे तक करवा सकते हैं, इसमें आपने याद रखना है स्पाइक, SPIKE। स्पाइक में क्या है, सबसे पहले हमने कहा स्टेफ ओरियस, स्यूडोमोनास, ठीक है, क्लेब्सिएला और इकोलाई, ये सारे जो है क्रोनिक की तरफ लेके जाते हैं इन्फेक्शन। मतलब क्रोनिक अगर रहता है इन्फेक्शन तो वो इनकी वजह से होता है। आगे है इम्यून अगर कंप्रोमाइज्ड हो या जो है परफोरेटेड हो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, तब भी होगा कोलेस्टोमा, तब भी हमारे जो है कॉम्प्लिकेशन लीड कर सकती हैं। फिर हमारे पास है कि पाथवे कौन कौन से होते हैं जो कि स्प्रेड करवाते हैं इन्फेक्शन को। सो हमारे पास पाथवे जो होते हैं वो डायरेक्ट बोन से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें कोलेस्ट्रोमा होगा। कोलेस्ट्रोमा से क्या होता है, हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, उसकी वजह से जो है वो स्प्रेड कर सकता है। यही मैकेनिज्म जो है कोलेस्ट्रोमा में होता है। आगे है वेन्स के थ्रू जा सकता है, वीनस थ्रोम्बोफिलिबैक्टस हो सकता है, ठीक है, वेन्स के थ्रू जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। और इसके अलावा परफोरेटेड पाथवे, मतलब कोई अगर बोन डिफेक्ट हो या फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम अंदर की तरफ है जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने कहा इंटरटेम्पोरल, विद इन द कन्फाइन ऑफ टेम्पोरल बोन में कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे। साथ क्या है, मेस्टोइड, तो मेस्टोइड हो सकता है, पिट्रस बोन तो पिट्रोसाइटस हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, फेशियल इन्वॉल्व हो जाए, फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाए, और इनर ईयर इफेक्ट होगा तो लेब्रेंथाइटिस करवाएगा। इसके अलावा है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होंगी, उसमें आपकी आती हैं एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस आ सकती है, ठीक है, सबड्यूरल हो सकती है। एक्स्ट्राड्यूरल का मतलब ये है कि ये स्कल एक्सपोज करें और अंदर तरफ ड्यूरा, एरेक्नोइड और पिया मैटर। सो इसके और इसके दरमियान में यहाँ पे अगर होगा तो वो एक्स्ट्राड्यूरल होगा, जबकि सबड्यूरल में क्या होगा कि ये ड्यूरा मैटर है और ये एरेक्नोइड है, तो इन दोनों के दरमियान अगर होगा तो सबड्यूरल होगा। इसके अलावा ब्रेन के अंदर मेनिंजीज इन्वॉल्व हो जाए तो मेनिंजाइटिस करवाते हैं। इसके अलावा ब्रेन का अपना पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाए तो ब्रेन एब्सेस करवा सकता है। इसके अलावा थ्रोम्बोफिलिबैक्टस हो सकता है और ओटाइटिक हाइड्रोसेफलस हो सकता है। आगे है कि ओटाइटिस मीडिया की सिक्वली क्या क्या हो सकती है, वो किस तरफ जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर जो बीमारी है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए, बल्कि कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे या किसी में ऐसा होता है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सिक्वली में ये होता है कि अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो चाहे उसकी रिस्क फैक्टर हो या ना हो, उसने उस तरफ जाना ही जाना होता है अगर ट्रीटमेंट ना की जाए। सो सिक्वली और कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा सा इस तरह से फ़र्क है। अगर ओटाइटिस मीडिया है तो उससे परफोरेशन हो सकती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की। इसके अलावा जो ऑसिकल्स हैं उसकी इरेन हो सकती है। इसके अलावा एटलेक्टोसिस हो सकती है, जब हमने बात की थी कि फोर्थ जो स्टेज थी। इसके अलावा टेम्पैनिक स्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्डनिंग हो सकती है। इसके अलावा कोलेस्टोमा फॉर्मेशन हो सकती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकती है और सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो सकती है। अगर इनर ईयर इन्वॉल्व हो जाए, स्पीच इम्पेयरमेंट होगी और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह इसके अंदर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहले एक्यूट मैस्टोडाइटिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके यूक्यू है। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ एयर इन्वॉल्व था, मिडल एयर इन्वॉल्व था सपोज करें, तो पोस्टीरियर जो उसका यहाँ पे मैस्टोइड था वो इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ की जो अंदर इसकी लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ पे स्प्रेड कर सकता है। अब स्प्रेड करेगा इन्फेक्शन तो क्या इटोलॉजी इसकी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमने पढ़े हैं, उसकी वजह से जो है मैस्टोइड में जा सकता है और बच्चों में जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये बेटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह जो है ना इन्फेक्शन करवाती हैं। पैथोलॉजी क्या होती है इसकी कि वही अगर जो है ना टेंशन में ना पस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है अगर, तो वो चली जाएगी अंदर की तरफ। इसके अलावा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन होगी अगर, तो क्या होगा कि वहाँ पे बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो एयर है, ठीक है, मिडल एयर है और पोस्टीरियर जो हमारे पास है उसके अंदर जो एक जो एक दीवार थी वो जो है ना वो डीकैल्सिफिकेशन होगी उसकी, तो जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है।
सो ये आपने इसके अंदर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो वो पेन होगी, ईयर के बिहाइंड उसको पेन होगी, ठीक है, और फिर उसका फीवर होगा, और उसके अलावा ईयर डिस्चार्ज होगा। वो आपको हिस्ट्री देगा कि उसको अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा एक पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको जो है वो ओटाइटिस मैस्टोडाइटिस जो है ना वो हो गया। सही है, तो आप ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन देखेंगे तो हम जब पीछे मैस्टोइड पे हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे उसको टेंडरनेस होगी, ईयर डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, जैसे हमारे पास पल्सटाइल फैशन में, जैसे हम अगर सपोज करें कि उसको हम डिस्चार्ज को साफ़ कर लें, ये जैसे पल्स चलती है उसी तरह से जो उसका बार बार जो है वो आ रहा होगा, ठीक है, बार बार जो है डिस्चार्ज उसका निकल रहा होगा। और ये कैसा होता है, म्यूकोपुलेंट या पुलेंट टाइप का होता है। इसके अलावा पोस्टीरियर वाल की मतलब सिंकिंग हो सकती है, सैगिंग हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है, डिकैल्सिफिकेशन की वजह से परफोरेशन हो सकती है, पहले बात कर ली है, और स्वेलिंग हो सकती है मैस्टोइड के पीछे। और कैसी स्वेलिंग होगी, बिल्कुल स्मूथ टाइप होगी। वैसे स्मूथ नहीं होती जब आप हाथ लगाएं, लेकिन ऐसे केसेस में क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ राउंड सी जो है वहाँ पे स्वेलिंग हमें मिलेगी। उसके बाद है हेयरिंग लॉस तो होगा इसको, और मेनली कौन सा होता है, कंडक्टिव होता है इसके अंदर। और इसके अलावा जनरल में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो टॉक्सिक होगा, फीवर होगा उसको, और पल्स रेट भी उसकी इंक्रीज़ होगी। इन्वेस्टिगेशन ये है, ब्लड काउंट करेंगे, ESR करेंगे, और एक्सरे करवाएंगे, मैस्टोइड का सीटी स्कैन करवाएंगे, एयर स्वैब लेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 3 तरह की हैं कि सपोरेशन हो सकती है अगर हम बात करें कि मैस्टोडाइटिस जो एयर से हुई है। उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी कोई इन्फेक्शन हो जाए, उनकी कोई सपोरेशन हो जाए, तो वो भी जो है मैस्टोइड में इन्फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो हमने ये रूल आउट करना होता है कि इसको एयर से हुआ या फिर नहीं। फिर हम इसको रूल आउट करने के लिए एयर की जो है वो साइन देखते हैं कि परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, वहाँ पे डिस्चार्ज की हिस्ट्री होगी। सो ये इंपॉर्टेंट। आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि फ्रंकुलोसिस ऑफ मिएटस। जो हमारी मिएटस थी, ये सपोज करें एयर थी, एक्सटर्नल ईयर थी, एडोटिक कैनाल थी। यहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि फ्रंकल्स बन जाते हैं। फ्रंकल्स बनते हैं आउटर एयर में, ठीक है, बाहर वाली जगह में बनते हैं जहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं। अब इस फ्रंकल्स को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं मैस्टोडाइटिस से, तो वो ये कहते हैं कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो फ्रंकल्स में पहले हिस्ट्री नहीं होगी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। इसके अलावा ये आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है फ्रंकल्स के अंदर ही कि पेनफुल मूवमेंट ऑफ पिना होगी। अगर हम पिना को खींचेंगे तो हमें पेन होगी। इसके अलावा क्या होगा कि ना मेटस जो कि स्वेलिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगी, कोई डिस्चार्ज खास नहीं होगा, क्योंकि बाहर हेयर सेल्स होते हैं, वहाँ पे म्यूकोस ग्लैंड्स नहीं होते, तो वहाँ पे डिस्चार्ज भी नहीं होता। सो डिस्चार्ज जो म्यूकोइड होता है वो मेनली मिडल ईयर का ही होता है। इसके अलावा इस केस में फ्रंकल्स के केस में लिम्फ नोड्स की इलाजमेंट हो सकती है। और इसके अलावा क्या मिलेगा, हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा, जो कि ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होता है, क्योंकि वहाँ फ्रंकल्स होते हैं इस वजह से जो है थोड़ा सी हो सकती है। लेकिन मिडल ईयर में क्योंकि सारा पस बन गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा हेयरिंग लॉस होती है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रंकल्स में बिल्कुल ठीक होगी। और इसके अलावा अगर हम एक्सरे करेंगे तो हमें मैस्टोइड में कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। थर्ड जो इसमें डीडीज़ में आती है वो होती है इन्फेक्टेड स्पेशियस सिस्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पूछते होते हैं। आगे ट्रीटमेंट ये है कि हमने उसे हॉस्पिटलाइज करना है, एंटीबायोटिक देने हैं, मेनिंगोटमी करना है, वही हमने उसको ड्रेन करना है। और उसके बाद जो है कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी कर देंगे, मतलब हम सिर्फ कॉर्टेक्स मैस्टोइड के जाके वहाँ से जो है जितना एब्सेस वगैरह वो सब कुछ निकाल देंगे। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या क्या हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन में ये कि एब्सेस बन सकता है, इनर ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, फिशर पाल्सिस हो सकती है, वही इन्फेक्शन है जो हमने पहले पढ़ी है। पिट्रोसाइटिस हो सकता है, एक्सटर्नल एब्सेस सबड्यूरल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया, और थ्रोम्बोफाइटिस हो गया, और ओटाइटिस हाइड्रोसेफेलस वगैरह इसके अंदर हो सकती है। अब वो कह रही हैं कि मैस्टोइड के साथ कौन कौन से एब्सेस हो सकते हैं। तो आपके एब्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस एब्सेस में क्या होगा कि मैस्टोइड के टिप पे होगा। अब इसमें क्या होता है, सपोज करें कि ये तस्वीर बनी हुई है आपके, एक मिनट, ये आ जाते हैं, ये है मैस्टोइड के अंदर। इसमें क्या है, पस बन गई। जब पस बनती है तो एयर जो है, जो कान है, वो डाउनवर्ड आउटवर्ड जो है ना वो मूव कर जाता है, ठीक है। पिन्ना जो पुश होता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये कब हुआ है, जब इसमें एब्सिस बन गया है। और एब्सिस कौन सा बनना है, ये पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस, और ये मोस्ट कॉमन एब्सिस है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। सेकंड है ज़ाइगोमैटिक एब्सिस। मैं बताती हूँ आपको भी। ये देखें, यहाँ पे ज़ाइगोमा बोन आ रही होती है। ज़ाइगोमा के बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे अगर एब्सिस होगा तो ज़ाइगोमैटिक होगा, इस जगह पे होगा तो हमने कह दिया कि हमारे पास पोस्ट ऑरिकुलर होगा। नीचे की तरफ आएगा तो हम इसे कहते हैं बिजोल्ड एब्सिस। तो ये 3 तरह के एब्सिस। इसमें आपका पहले ये कॉमन है जो कि मोस्ट कॉमन है, ये आपका MCQs है। फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट आपका है बिजोल्ड एब्सिस। बिजोल्ड एब्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो है UQ है। अब बिजोल्ड एब्सिस में क्या होता है कि एब्सिस, अच्छा एब्सिस बनता कैसे है कि अगर सपोज करें पहले कान में था, कान के बाद जो है मैस्टोइड में गया, मैस्टोइड के बाद जो है मैस्टोइड की वॉल्स को वीक करके जो है बाहर की तरफ निकल जाए। अगर टिप पे होगा तो मैस्टोइड के ऊपर पोस्ट ऑरिकुलर होगा। अगर जो है ये जाता है ज़ाइगोमा की तरफ तो वहाँ पे हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिक होता है। बिजोल्ड एब्सिस कब होगा, बिजोल्ड एब्सिस ये होगा कि ये मैस्टोइड सेल, ठीक है, मैस्टोइड से नीचे की तरफ जो है उसने
उसको डिकैल्सिफिकेशन करवा के नीचे की तरफ जो है ड्रेन हो गया, वो कहाँ कहाँ जा सकता है। उसने क्या एपिसोड एप्सिस में क्या होता है कि इसकी जो है एप्सिस कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले लिखा हुआ है कि लाई डीप टू द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, नीचे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो ये मसल है, ठीक है, ये मसल के अंदर की तरफ एप्सिस ड्रेन करता है अगर, तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो है वो पुशिंग होगा और हमें नीचे की तरफ हाथ लगाएंगे नेक की तरफ लेटरल साइड पे, तो हमें वहाँ पे मसल जो है वो बल्ज किया हुआ मिल सकता है। इसके अलावा अगर या तो इसने यहाँ जाना है, ठीक है, ये हमने कर लिया, या इसने जो है कहाँ जाना है, या इसने इस तरफ जाना है। इस तरफ जाएगा तो कहाँ की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की तरफ जाएगा, या फिर जाएगा पोस्टीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक की तरफ जाएगा, और वहाँ पे जाके टिप ऑफ द मास्टोइड की एंगल ऑफ टिप ऑफ मास्टोइड एंड एंगल ऑफ जॉ के दरमियान में जाएगा। या ये जा सकता है पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ठीक है, इस तरफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में जा सकता है, या वो कहते हैं कि ट्रैक डाउन करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे वेसल्स हैं वहाँ पे ये आ सकता है। सो ये इसकी ट्रैक है। अब इसमें होता क्या है, इसको पेन होगी, फीवर होगा, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी नेक की तरफ, और टोर्टिकोलस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फीचर कहते हैं पेन, फीवर, टेंडर, स्वेलिंग और टोर्टिकोलस। टोर्टिकोलस में क्या होता है कि उसकी जो गर्दन है वो अकड़ जाती है, सीधी और अकड़ जाती है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें उसके बाद है कि बेजोल एब्सिस जो है हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मतलब बाकी चीज़ें क्या डिजीज़ में आ सकती हैं कि जुगुलर लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, वहाँ पे कोई पैरेट ग्लैंड की जैसे एब्सिस बन सकता है, कोई ब्रेंकियल सिस्ट की इन्फेक्शन हो सकती है, या पैराफिंजियल एब्सिस हो सकता है, जुगुलर वेन्स थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी है कोर्टिकल मैस्टेक्टमी करेंगे, ड्रेन करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। अब इसे सिनेरियो कैसे आता है वो आप एक दफ़ा सुन लें कि पेशेंट आता है, बच्चा ही होता है सपोज करें, तो सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होती है, पेन होता है नेक में, टोर्टिकोलस होता है, टेंडर एंड स्वेलिंग बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल। बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल में अगर स्वेलिंग हो, टेंडर हो, टोर्टिकोलस हो, एयर डिस्चार्ज हो, एयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो, तो ये बिजोल्ड एब्सिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे मिएटल एब्सिस में क्या होती है कि अंदर जो मिएटस होती है, बोनी मिएटस होती है, उसकी जो है वहाँ पे जो उसका एब्सिस बने से कहते हैं लक एब्सिस कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बिहाइंड द मास्टोइड, मास्टोइड के पीछे जाएँ तो सीटलेस एब्सिस, यहाँ पे फ्रंट ऑक्सीपिटल बोन होती है, यहाँ पे देखिए ये सीटलेस है यहाँ पे, ठीक है, तो सीटलेस एब्सिस यहाँ इस तरफ होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पैराफ्रिंजियल में जा सकता है, ये हमने पहले बात कर ली। आगे आपका मास्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसमें क्या होता है कि मास्ट रिलेटेड मास्टोइड्स में ये होता है कि जैसे पहले साइन थे कि पेन था, डिस्चार्ज था, फीवर था, स्वेलिंग थी, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि ये बहुत ही स्लो होता है और आराम आराम से जो है वो बोन को डिस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। पेशेंट आता है सिर्फ और सिर्फ उसे कहता है कि मुझे जो है ना वो हेयरिंग मतलब सुनाई सी नहीं देता, ठीक है, हल्का से पेन होगा और परसिस्टेंट हेयरिंग लॉस होगी। बच्चा बहुत छोटा है तो उसे बोलने में डिफ़िकल्टी होगी। सो जब हम करवाते हैं ऑडोमीटर करवाते हैं तो हमें वहाँ पे मिलती है, ठीक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलती है, और एक्सरे में मिलेंगे, एक्सरे करेंगे तो हमें अच्छी खासी तबाही मिलेगी, अंदर क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल जो है ना वहाँ मिलेगी हमें। सो ये होता क्यों, ये आपका एमसीक्यूज़ है कि ऐसा क्यों होता है, जब इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक पेशेंट ले रहा हो तब भी ये होता है। सो ट्रीटमेंट हमने करवा ली कोर्टिकल मैस्टेक्टमी। आगे है पिट्रोसाइटस। पिट्रोसाइटस आपने दूसरी दफ़ा रीड करना है, वो भी कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको कि वो ये कह रही हैं ग्रेडिंगो सिंड्रोम। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और यूक्यू भी। ग्रेडिंगो सिंड्रोम में क्या होता है कि क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपने याद कर रखना है। ग्रेड GRAD, एक मिनट, GRAD ग्रेड 5, 6, ये आपने निमोनिक बना लेना है। इसमें क्या होता है, जी का मतलब ये है ग्रेडिंगो सिंड्रोम, और इसके आखिर में डी है, तो डी का मतलब क्या है कि इसमें परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज, एक डिस्चार्ज की बात कर ली। 5, 6 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि 5th नर्व की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो डीप सीटेड एयर और रेट्रोऑर्बिटल पेन होगा, और 6 का मतलब ये है कि अगर 6th नर्व जो है उसके पास से अगर होती है तो हमने याद किया था कि किसको सप्लाई करती है, ये लेटरल रेक्टस सप्लाई करती है, तो एक्सटर्नल रेक्टस या लेटरल रेक्टस जो है उसके पास से हो जाएगी, और जो आँख है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी सीट स्कैन हमारा वो करवाते हैं इसके अंदर, ये जो है अपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपने नहीं करना। उसके बाद हम आते हैं लैम्ब्रोथाइटिस भी आपने जस्ट 1-2 चीज़ें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर लैम्ब्रोथाइटिस होता है तो कौन कौन सा होता है, सब्सक्राइब हो सकता है, डिफ्यूज़ सीरियस हो सकता है, और डिफ्यूज़ प्रोलेटिव हो सकता है। इसमें हम कैसे चेक करते हैं, इसको प्रेशर करके, ये आपके वैसे भी ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके वाइवा के लिए, और सीगल स्पेक्यूलम से चेक कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर फ़्लो हम देखते होते हैं, फ़्लो अगर फ़्लो है एम्पिलोपीडल फ़्लो है एंडोलिव का, तो हमारे पास टेस्ट में जो निस्टैग्मस आएगा वो सेम साइड पे आएगा, ठीक है, और अगर फ़्लो जो है वो एम्प्यूलोफिगल है, ठीक है, तो हमें अपोजिट साइड पे जो है या फिर हेल्दी साइड पे जो है होगी निस्टैग्मस।
फिर हमारे पास है डिफ्यूज सीरस लेम्ब्रोथाइटिस। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि इसमें जो निस्टैग्मस होता है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो निस्टैग्मस होता है वो सेम साइड पे होता है, सेम इफेक्टेड ईयर में होगा या फिर सेम साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूज सपोरेटिव की। सपोरेटिव में क्या होता है कि जो इसके अंदर निस्टैग्मस होगा साइड पे होगा या फिर हेल्दी साइड पे होगा, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ब्रेन के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो है आपकी एक्स्ट्रा ड्यूरल हो गया, मैंने बता दिया कि ड्यूरल के बाहर होती है और बोन की अंदर की तरफ होती है। ये आपने जस्ट एक दफ़ा इसको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है सबडुलप्सिस, ठीक है। ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर हेडेक, फीवर और रिजिडिटी और पॉजिटिव कर्निंग साइन होती है। जिसमें इंपॉर्टेंट है वो इतना खास नहीं है, बेशक आप इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका वो मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि इसमें से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लेप्टोमेनिंजीज होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती होती है। होता है कि इसमें टेम्परेचर होगा, राइगर चीज़ होंगी, हेडेक होगा, नेगेटिविटी होगी, फोटोफोबिया होगी, नोज़िया वोमिटिंग इसके अंदर होती है, ड्राउजीनेस हो सकती है। अब इसमें जो साइन दिए मैंने, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में आते होते हैं। वो क्या क्या हैं, नेक रिजिडिटी होगी। 3 चीज़ें अगर हों तो कंफर्म है कि एक नेक रिजिडिटी हो सकती है, फीवर हो सकती है और कर्निंग साइन है। कोई साइन पॉजिटिव अगर आ गया तो इसका मतलब ये कि मेनिंजाइटिस है। पॉजिटिव कर्निंग साइन क्या होता है, कर्निंग साइन ये होता है कि अगर पेशेंट सपोज करें लेटा हुआ है, इसकी टांगें जो है ना वो सीधी हैं, मैंने इस टांग को उठाया, लिफ्ट किया, ठीक है। जब लिफ्ट किया तो इस पेशेंट ने क्या किया, इस पेशेंट की टांग जो है ना वो ऐसे हो जाती है, सीधी बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे हैमस्ट्रिंग मसल्स है यहाँ पे वो स्ट्रेच हो जाते हैं बिल्कुल, इसे हम कहते हैं कर्निंग साइन। सेकंड है पॉजिटिव ब्रूजिंस्की साइन। इसमें क्या होती है, सपोज करें ये पेशेंट का हेड है, ठीक है, और ये बॉडी है। जब मैं इस हेड को एलिवेट करूँगी कि अपना सर उठाओ तो इसकी टांग सीधी थी वो फ्लैक्स हो जाएंगी, ठीक है, खुद ब खुद फ्लैक्स हो जाएंगे, इसे कहते हैं ब्रूजिंस्की साइन कहते हैं। और इसके अलावा कहते हैं टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एग्जैजरेटेड हो सकते हैं, बाद में जो है वो कम भी हो सकते हैं, फिर पेप्लोडिमा वगैरह। सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे और इसके अलावा लंबर पंक्चर करवाएंगे, जो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। सो ये आपने इसके अंदर करवा लेना होता है। एक और बात आपने याद रखनी है, जो हम पढ़े थे पीछे की तरफ सबड्यूरल एब्सिस, इसके अंदर हमने लंबर पंक्चर जो है वो नहीं करवाते होते, ये आपका एमसीक्यूज है। जबकि मेनिंजाइटिस के अंदर लंबर पंक्चर करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितने सेल्स जो है ना उसके अंदर हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, किसका, मेनिंजाइटिस हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑटोजेनिक, ये आपने नहीं करना, कुछ इसमें नहीं आता होता ख़ास। उसके बाद है, अब नेक्स्ट चलते हैं तो आपके जी यहाँ से कुछ नहीं आता होता। उसके बाद है लेटरल, ये है कि इसमें ना थोड़ी बहुत बातें हैं जो कि आपने करनी हैं, जैसे आपने बैक्टीरियोलॉजी कर ली इसके अंदर और कुछ नहीं आता ख़ास। नेक्स्ट आपके ये दिए हुए हैं साइंस कुछ, जिसके कहते हैं ग्रेजिनगी साइन हो गया, और ये आपने जस्ट रीड करना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे दफ़ा देख लें बस। जो मैंने बताया आपको सिर्फ उतना ही करना है, उतना ही आपका जो है ना क्वेश्चन में आता होता है। इनमें सब में से जो है ना वो थोड़े बहुत एमसीक्यूज थे एक्स्ट्रा मैंने बता दिए हैं। सो चैप्टर लेंथी है लेकिन ये बहुत ईजी है, आपने एक दो दफ़ा पढ़ना है, इसको छोड़ देना है बस।